ये बात है 2014-15 की, जब हम सब लोग इंटरनेट के लिए जूझ रहे थे, अच्छी कनेक्टिविटी के लिए जूझ रहे थे। एक आइडिया था कि वायरलेस से कम्युनिकेशन किया जा सकता है और सेम टाइम पे मुझे कहीं से जानकारी मिली कि इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए वायरलेस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आईएसपी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि टेक इंडस्ट्री है और डिमांडिंग इंडस्ट्री है। हर दिन हमको कुछ अपडेट करना होगा, कुछ नया करना होगा। ये इंडस्ट्री डिमांडिंग इंडस्ट्री है। इसमें रीड करते रहिए और नई टेक्नोलॉजीज़ और इन सब के लिए रिसर्च करते रहिए। दोनों ओएलटी एक ही काम कर रही हैं, बट दोनों की क्षमता बहुत अलग है और ड्यूरेबिलिटी बहुत अलग है। यहाँ पे आपने इक्विपमेंट्स में थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ये आपके पूरे नेटवर्क को एक साथ अफेक्ट करेंगे। जो भी उसका आईएसपी है, जिससे भी वो बैंडविड्थ ले रहा है, उसको मेक श्योर करना चाहिए कि वो आईएसपी हमको कुछ चीज़ों में मदद कर पाए। मैं इसको इंटरनेट युग बोलता हूँ अब से, क्योंकि अब सारी चीज़ें इंटरनेट पर होती हैं। ये इंडस्ट्री इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन सकें, बट सस्ती बैंडविड्थ एक एस्पेक्ट हो सकता है आपकी ग्रोथ का। सस्ती बैंडविड्थ से आप कैसे अकेले ग्रो करेंगे? सस्ती बैंडविड्थ के साथ साथ आपको चाहिए कि जो आप आज 1 जीबीपीएस यूज़ कर रहे हैं, वो अगले साल 1 जीबीपीएस ना हो, वो अगले साल 2 जीबीपीएस हो या 3 जीबीपीएस हो या 1 से ज़्यादा हो। मिक्स बैंडविड्थ नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। मिक्स बैंडविड्थ एक लॉजिक हो सकता है। आज के ट्रेंड के हिसाब से जो शैलेंद्र भाई ने बताया, जो हम हमारे नेटवर्क में देखते हैं, एक यूज़र का एवरेज यूसेज ज़्यादा से ज़्यादा 3 MB पर सेकेंड होता है। पिन बेस्ड बैंडविड्थ या सिर्फ बैंडविड्थ? बैंडविड्थ 100% बैंडविड्थ फ्रीडम देता है। नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित और मैं हाइब्रिड इंटरनेट से हूँ। और साथ ही मेरे साथ आज मिस्टर दुर्गेश जी हैं, जो हाइब्रिड इंटरनेट के को फाउंडर हैं। साथ ही साथ इन्होंने गुना से अपना आईएसपी चालू किया था, जो कि बहुत बेस लेवल से जानते हैं आईएसपी इंडस्ट्री को। तो उनसे आज मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा। तो स्वागत है दुर्गेश जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दुर्गेश जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपने गुना जैसी जगह से, जो शायद बहुत लोग एमपी के लोग जानते हैं और ज़्यादातर लोग जानते भी ना हो कि गुना कहाँ पे है। गुना एक जी मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा गुना। और जी तो यहाँ से आपने अपना आईएसपी बिजनेस चालू किया था, उसके बारे में बताएं। और उससे ये बताएं कि आप जिस लेवल पे थे उस समय, उस लेवल पे अभी कोई आईएसपी है तो उसे क्या अपने बिजनेस में करना चाहिए, आईएसपी बिजनेस में, और क्या अवॉइड करना चाहिए? जी, थैंक यू अर्पित, थैंक यू सो मच। मैंने आईएसपी शुरू किया था मेरे ही घर से, मेरे गांव से, मेरे शहर से, जहां मैं रहता हूं, गुना। और ये बात है 2014-15 की, जब हम सब लोग इंटरनेट के लिए जूझ रहे थे, अच्छी कनेक्टिविटी के लिए जूझ रहे थे। मेरा उस समय ऑलरेडी एक सेटअप था। मैं एक हाइब्रिड कंप्यूटर सॉल्यूशंस नाम से कंपनी चलाता था, जिसमें मैं कंप्यूटर्स रिपेयर का काम करता था और नेटवर्क से रिलेटेड काम करता था, नेटवर्किंग, हार्डवेयर नेटवर्किंग, साथ में सीसीटीवी और बहुत सारी चीज़ें जो उस समय ज़रूरत में थी। और वो टाइम पे सीसीटीवी के साथ साथ धीरे धीरे साइबर कैफ़े का भी चलन बढ़ रहा था और लोग इंटरनेट की तलाश में थे। और मेरे शहर में, मेरे क्षेत्र में जो इंटरनेट था उस समय सिर्फ एक बीएसएनएल कंपनी थी जिसके ब्रॉडबैंड सर्विसेज मिलते थे, और एयरटेल थी बहुत लिमिटेड, जो डीएसएल लाइन के थ्रू, जो टेलीफोन के थ्रू ब्रॉडबैंड चलता था ना, उस समय का सेटअप उस समय था। सो वहाँ से आइडिया आया, क्योंकि उस समय हम वायरलेस नेटवर्क में ऑलरेडी बहुत काम कर रहे थे। हम एक पॉइंट ए से पॉइंट बी एक वायरलेस नेटवर्क बनाते थे, जिसमें हम सीसीटीवी का डेटा ट्रांसफ़र करते थे, जस्ट उसको दूसरी जगह देखने के लिए। तो एक आइडिया था कि वायरलेस से कम्युनिकेशन किया जा सकता है और सेम टाइम पे मुझे कहीं से जानकारी मिली कि इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए वायरलेस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसमें 2 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के रेडियोस इक्विपमेंट्स आते हैं और हम ऐसे कहीं भी इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है उसके थ्रू। सो वहाँ से मुझे पता चला और वहाँ से रिसर्च शुरू की, कुछ लोगों से मिले, कुछ वेंडर लोगों से मिले, और धीरे धीरे वहाँ से हाइब्रिड इंटरनेट की एक्चुअल शुरुआत हुई 2015 में। अब आपका सवाल ये था कि मैं आईएसपीज़, इस स्टेज के आईएसपीज़ को क्या सलाह दे सकता हूँ। सो देखिए,
आईएसपी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि टेक इंडस्ट्री है और डिमांडिंग इंडस्ट्री है। हर दिन हमको कुछ अपडेट करना होगा, कुछ नया करना होगा। और चूंकि ये बहुत बड़े नेटवर्क वाली इंडस्ट्री है जिसमें एक कस्टमर आपका एक कस्टमर आपका ग्राहक जो है वो आपसे इंटरनेट ले रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग आपसे इंटरनेट ले रहे हैं, तो एक बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का इसमें रहेगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। आज के समय में टेक इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ही अच्छे से अपग्रेड हो चुकी है। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप राइट हार्डवेयर, राइट इक्विपमेंट जो आपके नेटवर्क को बेहतर बनाए, कम से कम समय में, कम से कम पैसे में, अच्छी अवेलेबिलिटी के साथ। और चूँकि ये डेली ऑपरेशन वाली चीज़ है, मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सर्विस प्रायोरिटी पे रखनी है। मतलब आपका काम है सर्विस इंडस्ट्री का। आज इंटरनेट बंद हो जाता है तो परेशानी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, और इतना सेंसिटिव काम है। पूरा सर्विस इंडस्ट्री ग्रेड मार्केट है। सर्विस पे ध्यान देने के लिए आपको अच्छे मैन पावर चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए, और उसके बाद ये ऑपरेशंस स्मूथ चलता है। तो मेरी सलाह ये है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करें। कंसल्टेंट नहीं है तो इंटरनेट पे रिसर्च करें। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोगों के आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, राइटिंग मिल जाएगी, बट ये इंडस्ट्री डिमांडिंग इंडस्ट्री है। इसमें रीड करते रहिए और नई टेक्नोलॉजीज़ और इन सब के लिए रिसर्च करते रहिए। और वैसे तो ये फील्ड ही इनोवेशन की है, इसमें रिसर्च चलती रहती है। कोई एक या दो चीज़ ऐसी बताएंगे जो आईएसपी नहीं करे? नहीं करें? हाँ, जिनसे बचें आईएसपी। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट मैं मतलब इंफ्रा रिलेटेड काफ़ी बता सकता हूँ, जिसमें लोग जब डिप्लॉय कर रहे हैं, नेटवर्क इंफ्रा डिप्लॉय कर रहे हैं, उस समय थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल हार्डवेयर सिलेक्शन की बात करते हैं, तो हार्डवेयर सिलेक्शन में लोग देखते हैं कि एक OLT की कीमत 30,000 रुपये है और दूसरा OLT की कीमत फॉर एग्जांपल 45,000 रुपीज़ है। दोनों OLT एक ही काम कर रही हैं, बट दोनों की क्षमता बहुत अलग है और ड्यूरेबिलिटी बहुत अलग है। तो एज आ ISP जब भी इनिशियल फेज़ में होते हैं, जब भी पैसे की कमी होती है, जो लोग शुरुआत से कर रहे हैं या फिर जिनके पास फंड्स और इन सब का एलोकेशन बेहतर नहीं है, उनको कोशिश करना चाहिए कि थोड़े पैसे बचाने के लिए आप हार्डवेयर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। फॉर एग्जांपल आप एक लोकल ब्रांड की OLT लगा रहे हैं वर्सेस आप नोकिया की OLT लगा रहे हैं, आप हुआवी की OLT लगा रहे हैं, आप जेनेसिस का OLT लगा रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री ग्रेड आइटम हो गए। आप जैसे एयरटेल के, जियो के, इन सब के OLTs और बड़े जो भी ISPs हैं, ACT, एक्साइटल, इनके OLTs और ये सब देखेंगे तो इन्होंने इस तरह से डिप्लॉय किया है कि ये लंबा चले। क्योंकि अगेन मतलब ये पूरा इंडस्ट्री टेक इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपने इक्विपमेंट्स में थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज़ किया तो ये आपके पूरे नेटवर्क को एक साथ अफेक्ट करेंगे। एक कस्टमर नहीं, एक OLT पे 500 कस्टमर है तो 500 अफेक्ट होंगे। हार्डवेयर सिलेक्शन एक सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करे सबसे पहला ISP। और पैसे की थोड़ी बात है तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ा एडवाइस है जो मैंने अपने करियर में फ़ेस की है और जो बहुत सारे ISPs ने भी फेस की होगी ये बात, और चूँकि मैं हाइब्रिड इंटरनेट के मन से बोल रहा हूँ, हाइब्रिड इंटरनेट के थ्रू बोल रहा हूँ, सो ये बात ज़रूरी भी है। जो भी ISP आज लास्ट माइल का बिज़नेस करता है, अपने शहर में इंटरनेट बेचता है, उसको सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखनी है कि वो जहाँ से इंटरनेट ले रहा है, जो भी उसका ISP है, जिससे भी वो बैंडविड्थ ले रहा है, उसको मेक श्योर करना चाहिए कि वो ISP हमको कुछ चीज़ों में मदद कर पाए। बैंडविड्थ के साथ साथ टेक्निकल चीज़ें बहुत होती हैं। एक लास्ट माइल ISPs के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे गाइडेंस होते हैं। मतलब वो जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए एक आपका बैंडविड्थ प्रोवाइडर आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़े नेटवर्क से आता है। तो आपको एक हार्डवेयर सिलेक्शन में ध्यान देना चाहिए, आपको बैंडविड्थ प्रोवाइडर में ध्यान देना चाहिए। चूँकि इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं, बट स्टिल जस्ट देखते रहिए, कहीं ना कहीं आपको बेहतर स्थिति मिल जाएगी जहाँ पे आप शायद हाइब्रिड इंटरनेट से कभी मिल जाएं। चलिए, तो इससे मैं आता हूँ डेटा डिमांड पे। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपने साइबर कैफ़े भी चलाया है एक टाइम पे। जी।
जिसमें आप मतलब जो हमारे ज़माने में होते थे, जिसमें एक पर्टिकुलर केबिन होते थे इंटरनेट चलाने के लिए। आपने वो समय भी देखा है, आप आज का समय भी देख रहे हैं जब डेटा इतना डिमांड में है। जी आगे आने वाले कुछ सालों की बात करूं तो आप आईएसपी इंडस्ट्री को किस नज़रिए से देखते हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं कि होना चाहिए आईएसपी इंडस्ट्री, जी जी। और कितना डेटा डिमांड आगे जाके हो सकता है? डेटा डिमांड तो जब हम आज बात कर रहे हैं तो अगले सेकंड में वापस से इंक्रीज हो रहा है। Correct. डेटा डिमांड हर साल डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम 10 टाइम्स बढ़ते जा रहा है। चूँकि अब ये युग है, मैं इसको इंटरनेट युग बोलता हूँ अब से, क्योंकि अब सारी चीज़ें इंटरनेट पर होती हैं। और अभी आज जो भी ये वीडियो देख रहा है वो भी उसको इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहा है। टेलीमेडिसिन, ई एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन और तरह तरह के काम जो हैं सिर्फ इंटरनेट से हो रहे हैं। अब तो आज तो एआई का ज़माना है और एआई का बेस ही इंटरनेट है। आप एक नेटवर्क के अंदर रहेंगे तभी आप एआई यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाली इंडस्ट्री में डेटा डिमांड तो बढ़ने ही बढ़ने वाली है, और डेटा डिमांड पूरी करने के लिए आपके पास टेलीकॉम्स होने चाहिए, आपके पास इंटरनेट प्रोवाइडर होना चाहिए, आपके पास ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर होना चाहिए हर घर में, हर शहर में। हमारे पास एक एग्जांपल है, भारत में मिज़ोरम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे डेटा डिमांड और वहाँ का पेनिट्रेशन भी ज़्यादा है। और आज भी भारत के कई गांव हैं जहाँ पे आज भी इंटरनेट नहीं है, बिजली भी नहीं है। जहाँ जहाँ इंटरनेट है वहाँ पूरी तरह से इंटरनेट नहीं है। और जैसे जैसे हर दिन इंटरनेट की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, आईएसपीज भी आते जा रहे हैं। और डेफिनेटली आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये डिमांड 10 टाइम्स 20 टाइम्स हो सकती है। और बहुत बहुत अच्छा एक प्रोस्पेक्ट है हमारे मार्केट में, आईएसपी इंडस्ट्री में, जहाँ पे एक आईएसपी अपने गांव को कनेक्ट कर सकता है, अपने आसपास के गांव को कनेक्ट कर सकता है, अपने शहर को कनेक्ट कर सकता है। और ये इंडस्ट्री इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं बन सकें। बहुत आसान है, थोड़े रिसर्च हैं और मे बी हम लोग भी इसमें मदद कर सकते हैं लोगों की। डिमांडिंग इंडस्ट्री है ये आने वाले टाइम में, इवन राइट नाउ इज़ डिमांडिंग। करेक्ट। और इसी के चलते मैं भी नए आईएसपीज़ को एक बात बोलना चाहूँगा, जो न्यू आईएसपीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो या बने जो आईएसपी हो गए हैं उनको तो मैं इतना नहीं बोल सकता, बट जो आईएसपी बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है या हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि आप अगर किसी कोई बड़ी डिस्ट्रिक्ट है या जगह है, वहाँ पे अगर आप आईएसपी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो उसके आसपास गांव में देखिए ज़्यादातर, जहाँ पे आपको कस्टमर बेस अच्छा मिल जाए, तो वहाँ पे स्टार्ट करिए, बजाय कि आप एक बड़े शहर में जहाँ पे एयरटेल, जियो और भी आईएसपीज़, प्राइवेट आईएसपीज़ पहले से हैं, उस मार्केट की बजाय अगर आप किसी गांव में या किसी तहसील में अपना बिज़नेस करेंगे, या ऐसा एरिया जहाँ पे अभी तक कोई भी आईएसपी नहीं है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए भी, और प्लस जहाँ जो कस्टमर्स हैं, सब्सक्राइबर एंड सब्सक्राइबर, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसमें बड़ा चैलेंज ये है अर्पित जी कि हम बोलते हैं कि आप वहाँ शुरू कीजिए, यहाँ शुरू कीजिए, बट परेशानी है कि अब लोगों के पास ये एक्सेस नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि कैसे होगा। आज हम बात करें यदि 100-200 गांव में इंटरनेट पहुँचाने की, तो क्या इंफ्रा की कॉस्ट होगी, कैसे होगा ये, इसकी जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है मार्केट में। और डेफिनेटली माइक्रो आईएसपी एक लास्ट सोल्यूशन है। जब भी हम छोटे गांव में जाते हैं तो वहाँ पे कोई बड़ी कंपनी अपना ब्रॉडबैंड नेटवर्क नहीं डाल रही है। करेक्ट। और चूँकि सिनेरियो ऐसे हैं कि जब भी टेलीकॉम कोई बड़ी कंपनी यदि ब्रॉडबैंड इंफ्रा डाल रही है तो वो इंफ्रा की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और हम इसमें मदद कर सकते हैं, और मे बी हम इसमें जानते हैं कि हम एक छोटे गांव में भी इंटरनेट इंफ्रा डाल सकते हैं। जैसे हाइब्रिड इंटरनेट ने लद्दाख के बहुत सारे गाँव में इंफ्रा डिप्लॉय किए हैं, नॉर्थ ईस्ट में किए हैं, अरुणाचल में किए हैं, और ये संभव है। जानकारी संभव है, बस लोगों तक पहुंचने की बात है। हम छोटे से छोटे गांव में भी इंटरनेट पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं हाइब्रिड में पहले सेल्स भी देखता था, और सेल्स में मुझे बैंडविड्थ के बहुत सारे कॉल्स आते थे, और कॉल्स में अक्सर मैंने जो अभी तक चल रहा है कि प्राइसिंग के मामले में मैं समझता हूँ कि कभी कभी ये मामला सब्जी मंडी जैसा हो जाता है। एक मैम मुझे कॉल करती हैं कि सर बैंडविड्थ ले लो, सर बैंडविड्थ ले लो, कितने में, इतने में, ठीक है 5 रुपये कम कर देती हूँ, ठीक है। ये सब चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये प्राइसिंग जो है बैंडविड्थ की, ये किस हद तक ज़रूरी है, कि किस हद तक हम प्राइसिंग से डिसाइड कर सकते हैं कि बैंडविड्थ अच्छी है या बैंडविड्थ बुरी है,
या उसके मामले में आपका क्या कहना है? आ, मुझे लगता है कि आईएसपी इंडस्ट्री में आज के समय में प्राइसिंग इतना बड़ा फैक्टर इसलिए हो गया है क्योंकि लोगों की ग्रोथ रुक गई है, लोगों के कस्टमर रुक गए हैं, वो बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे क्योंकि मार्केट का सिनेरियो बदल गया। अभी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, एयरटेल जियो जैसी कंपनियां ब्रॉडबैंड मार्केट डिप्लॉय कर रही हैं, और एक छोटा आईएसपी जिसने बहुत स्क्रैच से शुरू किया, जिसने सस्ते ओएलटी डाले, सस्ता इंफ्रा डाला, और आज उसको वापस से इंफ्रा डालना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट से जूझ रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं अपना पैसा बचाऊं। और सो एक तो ये इंडस्ट्री की बात है क्योंकि इसमें बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट ऑलवेज है और हमारे खर्चे कम हो नहीं रहे हैं, तो लोग प्राइस इफेक्टिव देखते हैं। बट जब हम ज़मीनी स्तर की बात करें तो आप सस्ती बैंडविड्थ ले सकते हैं, बट सस्ती बैंडविड्थ एक एस्पेक्ट हो सकता है आपकी ग्रोथ का। सस्ती बैंडविड्थ से आप कैसे अकेले ग्रो करेंगे? सस्ती बैंडविड्थ के साथ साथ आपको चाहिए कि जो आप आज 1 Gbps यूज़ कर रहे हैं वो अगले साल 1 Gbps ना हो, वो अगले साल 2 Gbps हो या 3 Gbps हो या एक से ज़्यादा हो, तो तभी अगर आपकी ग्रोथ हो रही नहीं तो आप रुक गए। फिर तो अगर सस्ती बैंडविड्थ से अगर ये सेटल होना होता तो अभी तक हो जाता ना कि इतने लोग आए, कितने बड़े बड़े क्लास है आईएसपीज आए जिन्होंने लाइक बैंडविड्थ बेची 5 रुपए के 2 रुपए के डिफरेंस से। कोई 55 में बेच रहा है तो कोई 50 में बेच रहा है, कोई 55 में बेच रहा है, 53 में बेच रहा है, और एक एक 2-2 रुपए के डिफरेंस से लोग बेच रहे हैं। और ये सब लोग सिर्फ एक मीडिएटर हैं, ये एयरटेल से लेते हैं या किसी बड़े टेलको से लेते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो 2-5 रुपए का फ़र्क रखते हैं। बट ये एट द एंड प्राइस से संभव नहीं है। आपकी ग्रोथ प्राइस से संभव कैसे होगी? वो एक एस्पेक्ट हो सकता है सिर्फ। आपको चाहिए डेली ऑपरेशंस में बैंडविड्थ प्रोवाइडर आपकी क्या मदद कर सकता है, आपके इंटरनेट की ग्रोथ में क्या चैलेंजेस है उसको कैसे समझे और कैसे उनसे बाहर निकलें, उसमें आपका ब्रॉडबैंड, आपका बैंडविड्थ प्रोवाइडर आपकी मदद कर सकता है। सो तुम्हारा सवाल क्या था? ये कि इस प्राइसिंग के नज़रिए को आप किस हद हाँ, तक जाना चाहिए और ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि प्राइसिंग का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यदि कोई बैंडविड्थ आप 60 रुपए में ले रहे हैं और आपको दूसरी बैंडविड्थ और बहुत सारी सर्विसेज और बहुत सारी चीज़ों के साथ मिल रही है 65 रुपए में या 62 रुपए में, मतलब बहुत मामूली फ़र्क है 60 और 65 में। यदि इसमें आपको कोई बैंडविड्थ देकर आपको हेल्प कर रहा है आपके आईएसपी ग्रोथ को बढ़ाने में, आपके आईएसपीज़ को डेली ऑपरेशंस में स्मूदर करने के लिए, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन दूसरा वाला है, क्योंकि वो आप 5 रुपये ज़्यादा देंगे बट उससे आप और नए कस्टमर कैसे जोड़ सकते हैं, इंफ्रा में नई चीज़ें क्या डिप्लॉय कर सकते हैं, क्या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम और आगे के लिए डिप्लॉय करें जिससे हमारा यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के बहुत सारे आईएसपीज़ के पास एक टेक्नोलॉजी होती है TR69। ये एक कम्युनिकेशन मेथड है जिसमें जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं कस्टमर, उसके राउटर का एक्सेस आप एक फ़ोन ऐप से कर सकते हैं। मतलब आपको वाईफाई का पासवर्ड चेंज करना है तो आप वो ऐप से अपना वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। बट ये पुरानी टेक्नोलॉजी इसमें ये पॉसिबल नहीं है। उसमें आपको URL पे उसका IP एड्रेस डालना होता है 192.168 डॉट वॉट, और उसके बाद होता है। बट TR69 बहुत बेसिक टेक्नोलॉजी है। अब इसको डिप्लॉय करने में कौन मदद करेगा? डिप्लॉय करने में या तो इसका डेडिकेटेड कोई चैनल हो जो आके ये सब करे, या फिर आपका आईएसपी जो आपको बैंडविड्थ दे रहा है वो आपको इसमें मदद कर सकता है कि चलो ऐसे होता है, ऐसे होता है। करना आईएसपी को ही है, बट एक गाइडेंस मिल जाएगा उसमें। सो प्राइस डेफिनेटली मैटर करता है, बट पूरी तरह से नहीं। बहुत मामूली फ़र्क है तो आप जा सकते हैं, बट प्राइसिंग के साथ साथ जो आपको बेहतर सर्विसेज दे रहा है, करेक्ट, आपको वो चूज़ करना चाहिए। तो वही है कि इन शॉर्ट हर आईएसपी ग्रो करना चाहता है इस इंडस्ट्री में, चाहे वो छोटा आईएसपी हो, चाहे वो बड़ा टेलको हो या क्लास ए आईएसपीज़ हो। ग्रो हर कोई करना चाहते हैं। बस जो छोटे आईएसपीज़ हैं उनको ये हम बोलना चाहेंगे कि अपना जो आईएसपी है वो ऐसा ढूंढिए जो खुद के साथ साथ आपको भी ग्रो करने में हेल्प करे। हाँ ना, और हम इस बात पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये पॉडकास्ट में, और हमारे वीडियोस में यही फोकस रहेगा कि ये संभव है। जब हम एक लास्ट माइल आईएसपी, आज क्लास ए आईएसपी बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। आप जैसा कोई भी आईएसपी एक दिन बड़ा आईएसपी, क्लास ए आईएसपी बन सकता है, और ये संभव है। ये हमने किया है और हम चाहते हैं कि आप सब लोग सीखें और इस इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर पाएँ, इस नॉलेज के थ्रू, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू। करेक्ट।
तो हमने प्राइसिंग पे बात की, बैंडविड्थ की प्राइसिंग पे बात की, और जब बैंडविड्थ की प्राइसिंग पे बात आती है तब प्राइसिंग चेंज होती है। क्यों? क्योंकि जो कॉल आते हैं हमें, या आप जैसे आईएसपीज़ को कॉल आते होंगे, वो आते हैं कि सर हम डाया दे रहे हैं, सर हम आईएलएल दे रहे हैं, सर हम मिक्स दे रहे हैं, सर हम पियरिंग दे रहे हैं, सर हम ये टाइप ऑफ बैंडविड्थ दे रहे हैं। तो ये टाइप ऑफ बैंडविड्थ में प्राइसिंग चेंज तो होती है, प्राइसिंग का आपने बता दिया, पर ये जड़ से समझाएंगे आप कि ये क्या है, कि ये इतने सारी बैंडविड्थ के टाइप्स क्यों हैं? मैं पूरी कोशिश करूँगा, बट ये बहुत बड़ा मिथ है। ये एक ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन है जो बहुत स्पीड में सर्कुलेट हो रही है। मिक्स बैंडविड्थ नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। मिक्स बैंडविड्थ एक लॉजिक हो सकता है, मतलब एक टेक्निक हो सकती है, और ये हर एक आईएसपी, हर एक टेलको प्रोवाइडर फॉलो करता है। मिक्स बैंडविड्थ मतलब इंटरनेट ही हुआ अल्टीमेटली। जो नेटवर्क आपके बैंडविड्थ में, आपके आईएलएल में है, वो मिक्स नहीं होगा तो आप कैसे यूज़ करेंगे? इसमें जो सबसे बड़ा मिथ वाली जो बात है वो ये है कि लोग समझते हैं मिक्स बैंडविड्थ ख़राब होती है, पियरिंग बैंडविड्थ ख़राब होती है, सिर्फ आईएलएल अच्छा होता है या डाया अच्छा होता है। पहली चीज़ तो आप मिक्स बैंडविड्थ बोलते हैं जब आप आईएलएल बोलते हैं, जब आप डाया बोलते हैं, जब आप पियरिंग बैंडविड्थ बोलते हैं, ये सब मिला के एक ही चीज़ है। टेक्निकली इसको इंटरनेट लीज लाइन ही बोलेंगे। दिस इज़ आईएलएल, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्योंकि ऐसे शुरू हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटरनेट एक्सचेंज होते हैं, जैसे मुंबई में जीपीएक्स है, कोलकाता में अपने टाटा का डेटा सेंटर है, और बहुत सारी कंपनियों के डेटा सेंटर है, वेबवर्क्स है, कंट्रोल एस है, सिफी है। ये सारे डेटा सेंटर नेटवर्क्स को जोड़ते हैं, ठीक है। अब यदि गूगल किसी आईएसपी के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, और गूगल किसी टेलको के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, वो आएगा उसी डेटा सेंटर से जहां से मेरे पास आ रहा है, क्लास ए के पास, जहां से और जो टेलको है उसके पास भी सेम ही जगह से आ रहा है। बट वो दोनों एक जगह पे पेयर्ड हैं, वो एक डेटा सेंटर में एक राउटर के थ्रू, एक स्विच के थ्रू दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। उसको बोलते हैं पियरिंग। पियरिंग मतलब कनेक्शन, दो लोग जुड़ रहे हैं, दिस इज पियरिंग। और जब मल्टीपल लोग जुड़ रहे हैं, मिक्स बैंडविड्थ बोल सकते हैं, पियरिंग बोल सकते हैं, बट इन ऑल ये है सब पियरिंग ही। सब नेटवर्क, सारे नेटवर्क एक दूसरे से जब जुड़ रहे हैं तब ये पियरिंग है। तो फॉर एग्जांपल गूगल एक डेटा सेंटर में है, वो हमारे साथ एक कनेक्शन करता है, वो सेम कनेक्शन वो एयरटेल के साथ करता है, सेम कनेक्शन वो किसी क्लास ए के साथ करता है, सेम कनेक्शन वो टेलकोस के साथ करता है, लाइक एयरटेल, जियो, पावर ग्रिड, सिफी। और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो टेक्नोलॉजी है वो पीछे सेम ही है। गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, अकामाई, जितना भी नेटवर्क है वो किसी आईएसपी को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है, और क्लास ए को भी डायरेक्टली कनेक्ट करता है। बट मिसकंसेप्शन इसलिए भी है क्योंकि लोगों को लगता है कि एयरटेल की जो डायरेक्ट बैंडविड्थ है वो ज़्यादा बेहतर होगी, या फिर किसी क्लास ए की बैंडविड्थ उतनी अच्छी नहीं होगी। लोग जनरली मार्केट में ये बेचने आते हैं कि मिक्स बैंडविड्थ बेच रहे हैं तो सस्ती है, और डाया बेचेंगे तो महंगी है। ये सब प्राइसिंग की बात है, बट टेक्निकली ये सब कुछ एक ही है। और मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मतलब जो लोग ये समझते हैं कि राउटिंग में प्रॉब्लम होती है, वो उनकी बात सही है, नेटवर्क की क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है। बट ये चीज़ ऐसे समझते हैं कि जब हम जहाँ पे हमारी राउटिंग और ये सब हम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे सारे पीयर्स कनेक्टेड हैं, सारे इंटरकनेक्शन हैं हमारी कंटेंट प्रोवाइडर्स के साथ, उनके बीच में और हमारे बीच में जो एक कम्युनिकेशन है, जो एक राउटर है, जो मेथड है, जो बीजीपी के थ्रू हम करते हैं, जो प्रीफिक्स हम एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पे कुछ फ़र्क हो सकता है। अदरवाइज़ दोनों के नेटवर्क की टेक्नोलॉजी सेम है, और ये सब मिला के सिर्फ इंटरनेट लीज लाइन ही बनता है। मिक्स बैंडविड्थ और पियरिंग बैंडविड्थ नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। दिस इज़ ऑल लाइक गलत धारणाएं हैं। तो ये मिथ उसी प्रकार का है कि अदिति, मुन्नी और निशा तीनों सेम हैं। ऐसे ही आयल, डाया, ये सब सिर्फ एक इंडस्ट्री के दिए हुए वर्ड्स हैं, जो कि एक छोटे आईएसपी को या जो स्टार्ट करना चाह रहा है उसे गुमराह करते हैं। तो आप एक ही शब्द लेके चलिए, इंटरनेट, जो आपको लेना चाहिए। हम मिथ पे थे तो आपने मिथ की बात करी। एक और मिथ जो इंडस्ट्री में है, या शायद छोटे आईएसपीज़ को, या अभी तक कुछ बड़े आईएसपीज़ को भी पता नहीं है, कि सपोज़ किसी ने 100 Mbps लिया, और वो फिर वो
पूछता है हमसे कि मैं कितने MBPS के प्लान्स दे सकता हूँ, कितने यूज़र्स को दे सकता हूँ। जी कभी कभी तो लोग ये समझते हैं कि 100 MBPS का प्लान लिया, 50-50 दो को दिया, मेरी बैंडविड्थ खत्म। कभी कभी ये भी हो जाता है, तो इसको आप और अच्छे से समझाइए कि ये कैसे। जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं वो इंटरनेट जब भी हम डेटा से, जैसे हमने कुछ वीडियो जब हमने देखा, तो जो वीडियो जहाँ से होस्ट हुआ और जितने समय के लिए हमने देखा, बस वो वहाँ से उतने समय के लिए कनेक्शन बना। फॉर एग्जांपल एक 10 MB का वीडियो था, हमने फ़ोन में देखा, हमारे पास जितनी भी स्पीड थी 10 MBPS से हमारे फ़ोन में आ गया और हमने देख लिया। बट जब वो वीडियो हमने देखना बंद कर दिया तो वो जो हम बैंडविड्थ जो प्लान हमारे पास है वो आइडल है, वो यूज़ नहीं हो रहा है। हमारा प्लान है 100 MBPS का, हम 100 MBPS यूज़ कर सकते हैं, बट क्या हम उसको ऑल टाइम कर सकते हैं? वो संभव नहीं है। और इस चीज़ का फ़ायदा और इस चीज़ की टेक्नोलॉजी के कारण ही ये पूरी इंडस्ट्री हम चला चल रहे रही है, हैं। correct। हम 100 MBPS की बल्क बैंडविड्थ लेते हैं, बट हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मल्टीपल लोगों में। क्यों? क्योंकि इसका एवरेज यूसेज कम है। मैं आज वीडियो देख रहा हूँ, मैं आज फेसबुक चला रहा हूँ या रील स्क्रॉल कर रहा हूँ या मैं कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ, जितने टाइम मैंने यूज़ किया ये उतने टाइम के लिए डेटा हमारे पास वो कनेक्शन बना और उतने टाइम के लिए वो बैंडविड्थ वो हमने यूज़ की है बस। सो ओवरऑल जितने भी यूज़र कनेक्टेड हैं इनका एक एवरेज यूसेज होता है कि वो 100 MBPS का प्लान है, बट उनका एवरेज यूसेज कितना है। आज के ट्रेंड के हिसाब से जो शैलेंद्र भाई ने बताया, जो हम हमारे नेटवर्क में देखते हैं, एक यूज़र का एवरेज यूसेज ज़्यादा से ज़्यादा 3 MB पर सेकेंड होता है, 3 MBPS पर सेकेंड। और अब एवरेज यूसेज इतना ही है तो आप उसको 30 MBPS दीजिए, आप उसको 100 MBPS दीजिए, आप उसको 200 MBPS दीजिए, आप उसको 500 MBPS दीजिए, बट डेटा कंजम्पशन इतना हो ही नहीं सकता। आज की स्थिति में 3 MBPS से ज़्यादा कोई भी यूज़ नहीं करता है। आप कोई 4K वीडियो चला लें, आप फुल HD चला लें, आप मल्टीपल लोग स्ट्रीम कर लें, आपकी कनेक्शन की स्पीड ज़्यादा है तो भी आपका एवरेज यूसेज उतना ही रहेगा। आपकी स्पीड कम है तो भी उतना ही रहेगा। मे भी थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि आपका पाइप छोटा है, बट एवरेज यूसेज सबका सेम है। आप सबको 200 MBPS दीजिए, 100 दीजिए, 50 दीजिए, ये एवरेज यूसेज सबका सेम ही रहेगा। और ये बात ISP को समझनी चाहिए। ये ही एक बेनिफिशियल पॉइंट है जिससे हम आज कितनी भी बैंडविड्थ लें मार्केट में, यदि आपके पास ISP में आपके पास 500 MBPS की बैंडविड्थ है या 1 Gbps की बैंडविड्थ है, आप उसको डिवाइड कीजिए 3 से और आप उस पर 500 MBPS का प्लान दें, 100 MBPS का प्लान दें या सबको अनलिमिटेड करें, सबका यूसेज सेम ही रहने वाला है। और ये मेरा सभी ISP से है कि एक प्रैक्टिस करके देखिए। यदि आप माइक्रोटिक का राउटर यूज़ करते हैं या फिर जैसे भी करते हैं, आप अपने यूज़र्स की बैंडविड्थ लिमिट निकाल के देखिए पूरे 24 घंटे के लिए, आपके बैंडविड्थ यूसेज में कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि सबका बैंडविड्थ यूसेज एवरेज ही रहने वाला है। मैं 24 घंटे टीवी नहीं देख सकता, मैं 24 घंटे रील एक्सप्लोर नहीं कर सकता। मेरे इंटरनेट चलाने का समय वर्सेस और नेटवर्क में जो यूज़र्स हैं सबका अलग अलग समय है। इसलिए ये जो इंटरनेट का यूसेज है वो एक एवरेज यूसेज होता है और जो कि 3 MBPS है सिर्फ। तो इसलिए हम बड़ी बैंडविड्थ छोटी बैंडविड्थ लेके उसको स्प्लिट कर पाते हैं मल्टीपल लोगों में। और ये रेशो जितना हम बैंडविड्थ की बाइंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ये ऑप्टिमाइजेशन और बेहतर होता है। जितने n नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जाएंगे किसी ISP के, हाँ, उसका जो एवरेज यूसेज है वो और बेहतर होता जाएगा। तो चलिए, ये हमारा रैपिड फायर राउंड है थोड़ा सा, और इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको छोटे छोटे आंसर्स देने हैं। तो स्टारलिंक एयर फाइबर अभी इंडिया में आया है, और तो स्टारलिंक या एयर फाइबर या बाकी शायद कंपनीज भी स्टारलिंक की तरह या उनसे कोलैबोरेट कर रही हैं, तो ये लोकल ISPs के लिए थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है? ये अपॉर्चुनिटी है। हर एक लास्ट माइल ISP के लिए ये अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा रीज़न? इससे रीच बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा दूर तक पहुंच सकते हैं। जहां फाइबर नहीं है वहाँ स्टारलिंक डालिए और वहाँ पे OLT ला के सर्व कीजिए। करेक्ट। या फिर मल्टीपल यूसेज है। करेक्ट। फ्रेंचाइजी मॉडल्स गुड ऑप्शन है एक ISP के लिए या एक ट्रैप है? कुछ समय के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप इनिशियल ISP हैं जिसमें आपको मंथली रिकरिंग खर्चे कम से कम रखने हैं तो फ्रेंचाइजी पे जाइए। जब भी आपका कस्टमर बढ़ जाए, शिफ्ट टू बैंडविड्थ और बल्क बैंडविड्थ। ओके। हार्डवेयर में बात करें, माइक्रोटिक कब तक यूज़ करना चाहिए और उसके बाद कब यूज़ करना बंद कर देना चाहिए?
आई थिंक 500 से 1000 कस्टमर तक आप माइक्रोटिक यूज़ कर सकते हैं। 1000 से भी ज़्यादा कर सकते हैं, बट फिर मल्टीपल माइक्रोटिक लगाने होंगे। बेहतर है इनिशियल फेज़ में यूज़ करें, उसके बाद अपग्रेड करें, किसी अच्छे बड़े हार्डवेयर पर जाएँ। ओके। लास्ट माइल कस्टमर, अगर लास्ट माइल जो क्लाइंट है, आईएसपी है, उसको बैंडविड्थ कहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए, माइक्रोटिक में या किसी हार्डवेयर में, बेसिकली राउटर में या ओएलटी में? और नहीं, वो यदि बैंडविड्थ ले रहा है, मतलब वो आईएलएल ले रहा है, तो उसको एक राउटर लगाना ही होगा। और राउटर आप वो कोई भी चूज़ कर सकते हैं, आप डिपेंड अपॉन लाइक कितना साइज़ है उनका। करेक्ट। अगर आप बैंडविड्थ ले रहे हैं तो माइक्रोटिक में, क्योंकि उसके बड़े ही सारे अपने अलग फ़ायदे हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बाद में। क्या हर आईएसपी को एएसएन और आईपी पूल ज़रूरी है? लॉजिकली, टेक्निकली जिनके पास लाइसेंस है उनको ज़रूरी है, और लाइसेंस आईएसपीज़ के लिए बस ज़रूरी है। मतलब दिस इज़ टेक्निकली ज़रूरी है ये, हाँ लीगल है ये। पिन बेस्ड बैंडविड्थ या सिर्फ बैंडविड्थ? बैंडविड्थ 100%। बैंडविड्थ फ्रीडम देता है आपको ग्रो होने की, पिन बेस्ड आपके लिए टेम्परेरी सॉल्यूशन है। ओके। और एक लास्ट चीज़, जो आपके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप नए आईएसपीज़ को या आईएसपीज़ को देना चाहें, मतलब ऐसे तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, कोई भी एक। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। जहाँ मिले इंडस्ट्री के बारे में सीखने का, सीखिए, डिप्लॉय कीजिए, और उसी में ग्रोथ है। रुके रहने में कोई ग्रोथ नहीं है।